हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट पे एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन की ये क्लास रहेगी आपकी और डेली आपको एक ऐसी ही क्लास चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे टिक करें। ऑल पे अगर आप टिक करते हैं तो आपको जो भी वीडियो चैनल पे डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन अपने फोन या लैपटॉप में तभी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और देखिए यहाँ पे आंसर मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। अगर आपको आंसर पता है या आप ट्राई करना चाहते हैं कि कौन सा आंसर है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते हुए बिल्कुल चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये क्लास आपकी रहेगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और प्रोजेक्ट। कौन सी तरह का असेसमेंट मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में लिया जाता है या किसी परियोजना के अंत में लिया जाता है तो उसे हम किस तरह का असेसमेंट या मूल्यांकन बोलते हैं। क्या वह समेटिव असेसमेंट है, योग्यात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, औपचारिक मूल्यांकन है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, नैदानिक मूल्यांकन है या इनमें से कोई नहीं। जो भी सही उत्तर आपको लगता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। घबराए नहीं कि उत्तर सही है या नहीं है, प्रयास जरूर करें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है जो सबसे एंड में, देखिए पाठ्यक्रम के अंत में, एंड ऑफ ए कोर्स में लिया जाता है उसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, योग्यात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ और वंस एक्शन, एटीट्यूड्स और परफॉर्मेंस। असेसमेंट या इवैल्यूएशन जो एक इंडिविजुअल का, उसके एक्शंस का, कार्यों का, एटीट्यूड का, दृष्टिकोण का और उसकी परफॉर्मेंस का, प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, वो क्या है? सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन, फीडबैक या नन ऑफ दीज। आत्म मूल्यांकन, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है तो देखिए वो है सेल्फ असेसमेंट। आप इसी वर्ड से लगा सकते हैं वन सेल्फ, या किसी इंडिविजुअल के, मतलब आपके अपने एक इंडिविजुअल के एक्शन, एटीट्यूड या परफॉर्मेंस का, मतलब आपके ही नहीं किसी और इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट। कोई भी करे अपना स्व मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट इज हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स। दूसरा है हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थॉट थ्रू डायग्नोसिस, मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल। डी ऑप्शन इज डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। हिंदी में ऑप्शंस आप यहाँ से देखें। सभी छात्रों को अधिक सीखने में मदद करता है तो यही है स्कूल आधारित आकलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्री असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्री असेसमेंट यानी कि पूर्व मूल्यांकन को और क्या कहा जाता है इनमें से वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। प्रारंभिक आकलन, रचनात्मक आकलन, सारांशित मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो नाम से ही पता चल रहा है। देखिए पूर्व मूल्यांकन मतलब पहले का मूल्यांकन, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द उसी का है, ये प्रारंभिक आकलन मतलब प्री असेसमेंट, मतलब पहले का, इनिशियल असेसमेंट मेन से पहले। तो ऑप्शन 1 इज यहाँ पर जो है करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई जिसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, वो बताइए। तो ध्यान रखें आपको पता हो। वॉज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनिवार्य है क्या। 2009 में भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009। नेक्स्ट ऑप्शन, नेशनल एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009। नेक्स्ट इज एनपीए 1986 या नन ऑफ दीज। देखिए ये सीसीई आपको पता है न्यू पैटर्न है एंड 1986 से तो ऑब्वियसली ये नहीं है। कब से है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से ऑप्शन है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। नेशनल एजुकेशन एक्ट, तो देखिए जो 2009 में क्या आई थी उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ना कि नेशनल एजुकेशन एक्ट। तो ये नहीं आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था जिसमें लाइक सीसीई के बारे में था। एंड इसके देखिए कुछ वर्षों के बाद ही सीसीई आ गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था प्रॉपर्ली। कौन से वर्ष में हुआ था, 2010 में हुआ था, 11 में हुआ था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। विच टाइप ऑफ टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यहाँ कॉमा होना था। कौन सा टेस्ट इनमें से बच्चे की प्रोनाउंसिएशन मतलब उसकी उच्चारण की गति और सटीकता का परीक्षण करने में मददगार है, उपयोगी है, वो आपको बताना है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, समझ या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको मैं यहाँ हिंट दे देती हूँ। ऑप्शन 3 और 4 में से आंसर नहीं है, 1 और 2 में से आप बताएं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसे पता चलेगा, मतलब वो उच्चारण कैसा करता है, सही उच्चारण है नहीं है, तो वो पता चलेगा जब बच्चा बोलेगा। उसकी स्पीड कैसी है बोलने की, फ्लुएंसी कैसी है, गति कैसी है, तो वो भी बोलने से पता चलेगा। एक्यूरेसी कितनी सटीकता है, वो भी बोलने से पता चलेगा। तो उसमें कुछ बोलने वाला टेस्ट होना चाहिए बच्चों का, मतलब मौखिक परीक्षा होनी चाहिए। कैसा टेस्ट, ओरल टेस्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। So question number 7, the word examination is derived from, examination word किससे derived है, ये आपको बताना है कौन से word से, इसका जो मूल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ऐसे ऑप्शंस को आप कंसिडर करें, हिंदी वालों को ना करें, बहुत आसान है। लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, अमेरिकन वर्ड से लिया गया है और वर्ड है एग्जामिन। ठीक है, तो आपको बस इनमें से पहचानना है इनमें से किससे लिया गया है। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लर्न करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। देखिए अधिकतर वर्ड जो होते हैं वो लैटिन और ग्रीक से ही लिए गए होते हैं, तो हमेशा इन दो आप ऑप्शंस पे फोकस रखें। एंड बस आपको लैटिन है, ग्रीक है, इसमें से ही पहचानना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेजरली मैं बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस भी यहाँ पर होते हैं, पर मेजरली वर्ड्स जो हैं वो लैटिन और ग्रीक से डेराइव्ड होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो ये चीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नॉलेज दैट इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ज्ञान जो प्रकृति में व्यक्तिपरक और सहज है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स भी हैं नॉलेज की। एंड ऑप्शंस है इंट्यूटिव नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज या फिर अथॉरिटेटिव नॉलेज। अंतबोध विज्ञान, सॉरी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान या आधिकारिक ज्ञान। जो देखिए जो इस तरह का ज्ञान जो व्यक्तिपरक हो और सहज हो, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ही पता चल जाता है, एक फीलिंग आ जाती है, तो
उसे हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, अंतर्बोध ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग व्हाट। अवलोकन तकनीक का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। कौन से मूल्यांकन के लिए किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली है किस ऑब्जर्वेशन से। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, इवैल्यूएशन जब होता है एंड उसमें हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक की पर्टिकुलरली बात करें तो उसके गोल सभी हैं कि बच्चों का जो कॉग्निटिव, मानसिक, संज्ञानात्मक उद्देश्य है वो, मतलब संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से भी बच्चे का इवैल्यूएशन हो, साइकोमोटर भी हो और प्रभावी रूप से भी हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। और बहुत ही इजी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। देखिए, इज और आर है, मतलब सिंगुलर आंसर भी हो सकता है और प्लूरल भी। आर क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर तीनों आंसर हुए तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो प्लूरल में है वो सही होगा। ठीक है, so which of the following is our types of interview? Informal, conversational interview. Second is interview guide approach. Third is standardized open interview. Fourth is all of the above. And the correct answer here is, देखिए आर डाला गया है, इस पे ही लिमिटेड नहीं है। तो ये एक ट्रिक है, जब इज आर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर के फेवर में आंसर होता है, मतलब प्लूरल में। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो दिस ट्रिक वर्क्स एक्चुअली 90% ऑफ द टाइम्स, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, NCIDE स्टैंड्स फॉर व्हाट। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चंस को कंसिडर कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में आप इंग्लिश में कंसिडर करें। सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सही उत्तर यहाँ पर जो है वो है नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एग्जामिनेशन, आंसर 1। अगला क्वेश्चन भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। NIOS की आपको फुल फॉर्म बतानी है। बहुत ही लाइक ऐसी टर्म है जो हमने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, NIOS। तो NIOS की फुल फॉर्म क्या है बताएं। आंसर 1 इज करेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। Coming to question number 13, a dash is a plot that lets you discover and show the underlying frequency distribution that is shape of a set of continuous data. Dash एक ऐसा खंड है जो आपको निरंतर डेटा के एक सेट की अंतर्निहित आवृत्ति वितरण आकार का खोज या प्रदर्शन करने देता है। तो जो ऐसा करने देता है वो होता है हिस्टोग्राम। देखिए, इन पे इनकी डेफिनेशंस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो लीनियर फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, पाई चार्ट पे आ जाए या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे आ जाए। तो सबकी डेफिनेशंस पढ़ना और एक्चुअल में वो चीज़ है क्या उसके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को आवश्यक रूप से मिलेंगे। Question number 14, which of the following is our misconception about open book exam? देखिए, ओपन बुक एग्जाम के बारे में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब भी मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि इसकी डेफिनेशन और मीनिंग के साथ साथ आप हमेशा मिसकंसेप्शन बताएं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम सबको लगता है कि वो तो एग्जाम होता ही नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है, जो कि सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। और इसी तरह के अन्य मिसकंसेप्शंस भी, मतलब
गलत धारणाएं भी ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में, खुली किताब परीक्षा के बारे में ऐसी गलत धारणाएं हैं। तो वो धारणाएं कौन कौन सी हैं इनमें से, वो आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे पहले। तो पहला है यहाँ पे, यू डोंट नीड टू स्टडी, कि ओपन बुक एग्जाम में पढ़ना नहीं पड़ता है। दूसरा है, यू कैन जस्ट कॉपी स्ट्रेट फ्रॉम द बुक, इसमें आप बस बुक से कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट इज दे आर अ ब्रीज, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि ये तो एक आई गई बात है, हवा है, झोंका है। तो देखिए ये ऐसी सारे मिसकंसेप्शन है, 1 2 3। तो यहाँ पे चौथा जो आपका ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फिर से एक बार इज और आर की ट्रिक जो है वो कामयाब होती हुई। तो बढ़ते हैं प्रश्न 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। डैश शिक्षा को साक्षरता और संज्ञात्मकता जैसे मुख्य शैक्षिक कौशल में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों की सहायता करने के लिए सौंपा गया है। किस तरह की परीक्षा को, या किस तरह की शिक्षा को मैं बोलूंगी, ना कि परीक्षा, किस तरह की एजुकेशन, शिक्षा, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए जिसमें हम बच्चों को सहायता प्राप्त करवाते हैं कि ताकि वो एक स्टैंडर्ड तक आ जाए क्लास के, या उनको जिस क्लास में वो है उतना ज्ञान हो, या एक मिनिमम नॉलेज जितनी होनी चाहिए वो हो, तो वो कराया जाता है यहाँ पर रेमेडियल क्लासेस के थ्रू, उपचारात्मक क्लासेस के थ्रू। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रेमेडियल एजुकेशन एक इस तरह की क्लासेस होती है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। अ डैश इज अ सर्कुलर statistical graphic which is divided into slices to illustrate numerical proportion। एक डैश एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक है जिसके संज्ञानात्मक अनुपात को समझने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। देखिए स्लाइसेस में जब विभाजित, स्लाइस क्या होती है, स्लाइस एक, अगर आपने देखा हो आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में हमेशा हम बोलते हैं कि एक स्लाइस मुझे दे दो, तो वो स्लाइस किस में होती है, गोल चीज में होती है। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, पॉलीगन, या फिर इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या पाई चार्ट में से ऑप्शन में देखेंगे तो पाई चार्ट जो है वो सर्कुलर होते हैं। तो यहाँ से एक बड़ा हिंट आपको मिल जाता है आंसर के लिए। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथ्स को लाइक जानते हैं, बेसिक मैथ्स वगैरह, तो वो इसको रीड करते ही आंसर पहचान लेंगे। तो यहाँ पर पाई चार्ट जो है वो है करेक्ट आंसर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब पे पाई चार्ट, पॉलीगन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीन, मोड, मीडियन, इन पे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और देखिए जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो डेफिनेशन से रिलेटेड बिल्कुल होंगे। तो मेक श्योर सबकी डेफिनेशन और एग्जैक्टली में वो चीज है क्या, बेसिक उसका आपको बिल्कुल पता हो। ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में, आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू होना, उसके बारे में क्या है वो चीज वो पता होना बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लाइंस टू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच इंटरवल और व्हेन द हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगेन जैसा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ हर बार आपको डेफिनेशंस पे, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पे ये क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो सबका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ग्राफ पॉलीगन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर, यहाँ पर है प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर 17 का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, a graph constructed by using lines to join the midpoints of each interval or when
द हाइट ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज वर्ड से ही आप इसका यहाँ पर पता लगा सकते हैं आंसर क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज्वाइन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ही आएगा आंसर में, वो कोई फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और किसी भी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी यूज्ड नहीं था। Question number 18. Graph of the eruptions variable shows the frequency proportion of eruptions whose durations are less than or equal to a given level is what? तो वो हुआ आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ग्राफ पॉलीगन दोनों। कमेंट करें इसका आंसर। इसका आंसर मैं लेटर ऑन ऐड करूंगी कमेंट बॉक्स में, आप सब ड्रॉप कर दें आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Question number 19. Which graph is a chart or graph that presents categorical data and rectangular bars with heights or lengths proportional to the values that they present? कौन सा ग्राफ एक चार्ट या ग्राफ है जो आयताकार सलाखों के साथ श्रेणीबद्ध डेटा को ऊंचाइयों या लंबाई के साथ प्रस्तुत करता है, जो उन मूल्यों के अनुपातिक है जो वे प्रतिनिधित्व करते हैं? बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम? सही उत्तर जो यहाँ पर है वो है बार ग्राफ, एंड ये आप सबने अपने स्कूल में भी जरूर किया होगा। तो आई थिंक इससे भली भांति आप परिचित होंगे, अगर नहीं है तो इसके बारे में पढ़े जरूर, इस पे क्वेश्चंस देखने को एग्जाम्स में मिलते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20. What is the assignment of a number to a characteristic of an object or event which can be compared with other objects or events? ऑप्शंस हैं आपके इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, लेंथ या फिर वेट। किसी वस्तु या घटना की विशेषता के लिए एक संख्या और असाइनमेंट क्या है जिसकी तुलना अन्य वस्तुओं या घटनाओं के साथ की जा सकती है? मूल्यांकन, माप, लंबाई या फिर वजन? और सही उत्तर यहाँ पर है माप, मेजरमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21. तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे हम डेफिनेशन से रिलेटेड, देन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। द कैलकुलेशंस मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ ग्रुप और डाटा इज नोन एज व्हाट? किसी समूह या डेटा की इकाइयों के अवलोकन पर की गई गणना को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। उसको बोलते हैं वर्णनात्मक आंकड़े या फिर सच्चाई आंकड़े, पैमाने के आंकड़े या फिर माप तराजू। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स, स्केल स्टैटिस्टिक्स या फिर मेजरमेंट स्केल्स? देखिए, जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, इस तरह के उत्तर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को करना। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर अपने जरूर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, डीप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में आपको। तो यहाँ पे सही उत्तर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न 22 यहाँ पर which of the following which the tendency for the values of a random variable to cluster round its मीन, मोड और मीडियन? जैसा कि मैंने आपको कहा, मीन और मीडियन, मोड, इन पे भी क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह के। सही उत्तर जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें, कोशिश करें, प्रयास करें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर इससे देखने को मिलेगा।
तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ लें और अपना एक नंबर यहाँ पर सुनिश्चित करें। सो प्रश्न 23 की तरफ बढ़ेंगे। द नंबर यू गेट व्हेन यू ऐड टू और मोर फिगर्स टुगेदर and then divide the total number of numbers uh, uh, then divide the total by the number of figures you added। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इससे निकालते हैं हम औसत, एवरेज निकालते हैं। तो वो ये एवरेज का ही फॉर्मूला है बेसिकली। प्रॉपर एवरेज का फॉर्मूला आप मुझे लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में, एवरेज का जो फॉर्मूला है निकालने का, जिस डेफिनेशन से भी आपको पता चला होगा, तो वो लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न 24 की ओर। Add up all the numbers, then divide by how many numbers they are. In other words, it is the sum divided by the count. Average, frequency, interval या फिर mode. Correct answer again average. That's why I said कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। तो फॉर्मूला वहां से पता चल गया, तो फॉर्मूला याद, तो आंसर्स आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। Coming to question number 5, n plus 1 divided by 2 whole bracket, value where n is the number of values in a set of data. It is the formula of calculating what? Mode, median, frequency या फिर total। तो ये फॉर्मूला है क्या निकालने का? ये फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। तो यहाँ पे मीडियन पे इस तरह के क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब इसके साथ आप मोड का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, ये दो फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि क्वेश्चंस इन पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक सैंपल क्वेश्चन मीडियन पे यहाँ पे आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ध्यान रखें, टाइप ऑफ असेसमेंट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो आर वाले ऑप्शन का कोई काम यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे, जो नहीं है वो आपको बताना है। सो दैट इज, देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, यहाँ असेसमेंट है, देन टर्मिनल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। जो नहीं है दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड, ऑप्शन 3। Switching to question number 27, flexibility in exams is important because परीक्षा के लचीलापन महत्वपूर्ण है। परीक्षा में लचीलापन का होना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बेसिकली बताना है। Allows for better performance, helps in getting good marks, third is scoring highest या none of the above। एंड द करेक्ट आंसर इज कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, वो बेहतर हो सके, तो इसलिए परीक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम्स में फ्लेक्सिबिलिटी, परीक्षा में लचीलापन होना आवश्यक है। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 28 की तरफ। ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर, ई लर्निंग की आपको बतानी है क्या फुल फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन, अब तक का हम बोल सकते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन रहा है इस सीरीज में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इसको बोला जाता है। सो ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ऑप्शन देखिए आपको इस तरह की, क्योंकि ई लर्निंग एक इंग्लिश का वर्ड है, तो इस तरह की जो ऑप्शंस होंगे वो आपको हिंदी में भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, बस लिखा हिंदी में होगा। प्रश्न 29, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का जब हम शिक्षण प्रक्रिया में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, यही बताना है आपको बेसिकली। और ये क्वेश्चन हमेशा मोल्ड होके भी कई बार पूछा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन का पार्ट हो सकती है, या इसकी फुल फॉर्म भी एज अ क्वेश्चन आपसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपको बताई है, अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यदि आपको पता है तो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न 30। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? किसको मॉडर्न मीडिया का पिता के रूप में माना जाता है या कहा जाता है, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही आंसर है एडगर डेल। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ समझना नहीं होता है, सिर्फ आपको लर्न करना होता है आंसर। अगला है यहाँ पे प्रश्न 31, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ these is used to exchange messages with other similar to a postal mail? एक दूसरे से हमें संदेश जो है वो एक्सचेंज करने हैं, आदान प्रदान करने हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? पोस्टल मेल। यहाँ पे पोस्टल मेल से ही आप आंसर का पता लगा सकते हैं, तो यूज करते हैं ईमेल का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। क्वेश्चन नंबर 32। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास? ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं किस तरह के बच्चों को हेल्प करते हैं एक कक्षा में? चंचल बच्चों को, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को, जिज्ञासु बच्चों को, या फिर बुद्धिमान बच्चों को? बुद्धिमान बच्चे तो कैसे भी सीख लेते हैं, क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली नहीं होते हैं, प्लेफुल बच्चों के लिए भी नहीं होते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए तो ऑब्वियसली प्लेइंग की कुछ चीजें होंगी। तो यहाँ पे स्लो लर्नर्स को बहुत हेल्प करते हैं स्पेसिफिकली ऑडियो विजुअल एड। सामान्य रूप से इनको धीमी गति से जो सीखने वाले बालक होते हैं उनको बहुत मददगार इनके लिए साबित होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। प्रश्न 33 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। थ्योरी दैट हैव ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। थ्योरी जिसमें अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन के है कि लोग कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो साइंटिफिक स्टडी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ग्रुप स्टडी या फिर ह्यूमन स्टडी, यह आपको बताना है। वैज्ञानिक अध्ययन, रचनावाद, समूह अध्ययन या फिर मानव अध्ययन। जो भी सही उत्तर आपको लगता है कि यह ऑप्शन जो है ये आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, तो आप उसका आंसर लिखकर बताएं, किसमें, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे इसका उत्तर है रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 34। इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इनफरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षा में किसका उपयोग सीखने और विकास के छात्रों के विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? असेसमेंट का यहाँ पे आकलन होना था, आकलन, मूल्यांकन, माप या फिर निदान। तो सही उत्तर है यहाँ पे असेसमेंट। ठीक है, हिंदी में थोड़ा ठीक कर लें आप। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न 35 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 35। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित किया जाता है। फ्रॉम अ पर्सन टू फ्यू persons, from a few persons to a large number of people, from a few persons to the next generation या फिर from a generation to next generation। देखिए ये प्रश्न जब भी आता है तो यहाँ पे एक डाइसी हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना 1-2 का तो चलिए यहाँ पे मैं इग्नोर ही करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन आंसर है। कुछ कहते हैं फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन है। एंड इसके आंसर पे कई बार डिस्कशन भी हमारा होता रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स, देखिए फ्यू पर्सन्स क्यों है यहाँ पर,
क्योंकि देखिए टीचर्स की बात यहाँ पर हो रही है एजुकेशन प्रोसेस में, तो कुछ ही लोग टीचर्स होते हैं, सभी टीचर्स नहीं होते हैं, तो वो अगली जनरेशन को पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है। फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, ना कि इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन जो है वो टीचर्स, जो कि एक पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोग ही टीचर्स होते हैं, और वो अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को पढ़ाते हैं, तो इसलिए आपका आंसर है आंसर 3। तो इस पे हमेशा डिस्कशन होता रहा है, होप सो आप सभी को एक आंसर मिला होगा कि क्यों यहाँ पे आंसर जो है वो 3 है, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन से है, इनफॉर्मल एजुकेशन से नहीं है, जो कि फैमिली वगैरह इन सब से मिलती है, नेबरहुड या सोशलाइजेशन प्रोसेस से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 36, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैंपल अ बिहेवियर ऑफ, सैंपल ऑफ अ बिहेवियर, तो किससे हम बिहेवियर का सैंपल, देखिए व्यवहार मापने का नमूना इनमें से कौन सा है, परीक्षा, माप, मूल्यांकन या फिर आकलन। तो सही उत्तर यहाँ पर है परीक्षा, टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं। Question number 37, limited to the quantitative description of the pupil's performance is, यहाँ पे बच्चों होना था, इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। बच्चों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण तक सीमित है, मात्रात्मक विवरण तक बच्चों के सीमित है, इनमें से कौन सा, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन, परीक्षा, माप, आकलन या फिर मूल्यांकन। जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर मेजरमेंट, यानी कि माप। ठीक है, ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 38, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति की निगरानी करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर समेटिव इवैल्यूएशन, ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, please write the answers in the comment box. Whichever options you feel can be the answer, can be the correct answer of this question. जो भी विकल्प आपको लगे कि इस प्रश्न का यह विकल्प उत्तर हो सकता है, तो बेझिझक उसको, चाहे वो सही हो या गलत हो, कम से कम आप प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें। तो सही उत्तर यहाँ पर है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए ये कंटिन्यूस होता रहता है, एफए जो होता है, एफए आपके साल में 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू सीसीई, एफए 1, 2, 3 एंड 4, और ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनका इवैल्यूएशन बीच बीच में करता रहता है थ्रू द लर्निंग। लर्निंग के एंड में नहीं होता है ये, जब लर्निंग हो रही होती है तो उसी के साथ साथ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस करता है। So question number 39, dash is a systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skills, attitudes and beliefs to refine program and improve student learning. कौन सा एक systematic process है? जो प्रोसेस है सही, इसका सही उत्तर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, तो वो है ऑप्शन 1, एजुकेशनल असेसमेंट या फिर एजुकेशनल इवैल्यूएशन, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन या फिर शैक्षिक आकलन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए असेसमेंट को हर जगह मूल्यांकन के रूप में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उस चीज को थोड़ा सा आप सही कर लें, जो भी हिंदी में रेफर कर रहे हैं। अगला है प्रश्न 40, यहाँ पर मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, असेसमेंट कैन फोकस ऑन, मूल्यांकन किस पर ध्यान केंद्रित करता है, यह है क्वेश्चन आपका बेसिकली। और जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे सभी पे करता है, द इंडिविजुअल लर्नर पे भी, लर्निंग कम्युनिटी पे भी और एकेडमिक प्रोग्रेस पे भी। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि
विकल्प 4 सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न 41 यहाँ पर है, विच असेसमेंट इज, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करें, आई है ये, इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स, जो एंड में होता है एक कोर्स के। यह प्रश्न हमने स्टार्टिंग में भी किया था, शुरू का, आई थिंक पहला, दूसरा या तीसरे प्रश्न में से था, तो हमने ऑलरेडी किया है। तो आप इसका आंसर, लेट्स सी आपको कितना ध्यान में है, तो आप कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ डायरेक्टली हम यहाँ पे, विच असेसमेंट डील्स विद द होल डिफिकल्टीज एट द एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, और देखिए इसी में जो उसकी कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, तो वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नैदानिक मूल्यांकन। और बहुत ही अहम तरह का मूल्यांकन ये है, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आवश्यक रूप से पढ़ें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Dash assessment is a form of questioning which has a single correct answer, जिसका एक ही सही उत्तर होता है, यानी कि जिस तरह के ये क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन है लेकिन सही उत्तर आपका एक ही है। तो किस तरह का मूल्यांकन, एक प्रकार का प्रश्न है जिसका सही उत्तर सिर्फ एक ही विकल्प होता है या एक ही होता है, तो वो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं एक बार कंफर्म कर लें आप, उद्देश्य ही बोलते हैं आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 44, डैश कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनमें से क्या फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी, यानी कि इनमें से क्या औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो देखिए जो असेसमेंट होता है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, मूल्यांकन महत्वपूर्ण क्यों है, यह आप बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स नो, सेकंड ऑप्शन है टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड हाउ वेल दे कैन डू, नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स गो अबाउट द टास्क ऑफ डूइंग देयर वर्क। यह जानने के लिए कि छात्र को क्या पता है, यह जानने के लिए कि यहाँ पर है, यह पता लगाने के लिए कि छात्र क्या कर सकते हैं और वह कितना अच्छा कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, यह पता लगाने के लिए छात्र अपने काम को करने के कार्य में के बारे में कैसे जानते हैं। तो तीनों ही देखिए यहाँ पे विकल्प सही है, 1 2 3, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 46। तो 50 क्वेश्चंस हमारे जल्द ही अभी पूरे होने वाले हैं, ध्यान दें, आखिरी के 4 प्रश्न बचे हैं। Question number 46, dash is the act of looking at something carefully, especially to see if there is anything wrong or to find out the cause of problem. डैश किसी चीज को ध्यान से देखने का कार्य है, विशेष रूप से यह देखने के लिए कि क्या कुछ गड़बड़ है या किसी समस्या का कारण ढूंढना है इनमें से। तो वो है एग्जामिनेशन, इम्तिहान, जिसमें ध्यान से देखा जाता है कि क्या बच्चे ने सीखा क्या नहीं, विशेष रूप से एक तरह से हम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन, इनमें से कौन सा एक इवैल्यूएशन का टूल नहीं है, यानी कि उपकरण नहीं है मूल्यांकन का, इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है, ध्यान रखें, नॉट पूछा है। अवलोकन, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल या प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ऑब्जर्वेशन भी है जिससे हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, इंटरव्यू भी है, रेटिंग स्केल भी है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में हमने क्या इवैल्यूएट किया है
उसके परिणाम लिखे होते हैं प्रगति पत्र पर। वो कोई एक तरह का उपकरण नहीं है। सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, 50 तक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 48, an assessment is dash if it consistently achieves the same or similar students। वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल या फिर अनरिलायबल। ये तो वर्ड ही नहीं होता है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे वैलिड इनवैलिड तो नहीं है, आंसर है रिलायबल, विश्वसनीय होता है। इफ इट consistently achieves the same or similar students। लगातार एक ही या समान छात्रों पर किया जाए मूल्यांकन तो वह विश्वसनीय है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टीचर बिहेवियर ऑट टू। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक या फिर डायरेक्टिव। तो यहाँ पे मॉरल क्वेश्चन हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक नहीं होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है। इंस्ट्रक्टिव यानी कि शिक्षाप्रद हो सिर्फ, वो भी नहीं। डायरेक्टिव यानी कि सिर्फ आदेश दे, वो तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो आदर्शवाद की तरह होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। तभी कहा भी जाता है कि टीचर्स जो होते हैं वो आइडियल स्टूडेंट्स के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है हमारे इस MCQ क्वेश्चंस की दौड़ का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए इनमें से क्या? लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर। छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल किया जाए। मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, यानी कि रिपोर्ट कार्ड में केवल ये डाल दिया जाए कि बच्चा पास है या नहीं है, पास है या फेल है। अगला है असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को रैंक सौंप दी जाए। चौथा है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझा जाए। तो सही उत्तर यहाँ पर है चौथा विकल्प, और यही है हमारे 50वें प्रश्न का अंतिम प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर, विकल्प 4 ऑप्शन 4। तो यहाँ पे ये हमारी 50 क्वेश्चंस की MCQ क्लास रही। होप सो आप सभी को इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और MCQ क्वेश्चंस को आपने देखिए रीडिंग के साथ साथ उनको समझा भी होगा कि किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं MCQ क्वेश्चंस में, और किन ट्रिक्स के माध्यम से MCQ क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इसको सोचते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होगा, हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स आपके MCQ बेस्ड एग्जाम्स रहते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं। बस आपको पढ़ना डिटेल में पड़ता है, आप सेलेक्टिव स्टडी इसमें नहीं कर पाते हैं, आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो ये चीज़ रहती है, अगर आप डिवोट होके टाइम से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो नॉलेज की तरफ मैं हमेशा बोलती हूँ अपना ध्यान केंद्रित करें, ना सिर्फ नंबर्स की तरफ। तो होप्स आप सभी स्टूडेंट्स वो करते भी होंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। शेयर करें अपने कॉलेजेस के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यह प्रश्न उन तक भी पहुँच पाए और उनकी भी मदद हो सके। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल को प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो जो भी चैनल पे डाली जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।